हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर नंबर 5 हीट। देखिए, प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में। हीट क्या होती है ट्रांसफ़र, आपने क्लास 9 के अंदर भी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी पढ़ी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। वी आल्सो परफॉर्म फ्यू एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब होता है फैलना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे पानी, आइस था, आइस को हमने गर्म किया तो आइस का क्या बनता है पानी, तो वो हो गया एक्सपांशन। यानी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसको क्या कहते हैं एक्सपांशन। और वापस में पानी को हमने फ्रिज में रख दिया तो लिक्विड का वापस में सॉलिड बन जाना, इसको क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर भी आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 8 में भी पढ़ा है, क्लास 9 में भी पढ़ा है। हीट यानी एनर्जी होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर फॉर चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज होना, ये क्या हीट है। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हीट क्या होती है बढ़ती है, और टेम्परेचर अगर कम होता है तो हीट क्या है कम होती है। दोनों की यूनिट अलग है। हीट को हम ऐसा यूनिट है, हीट का जूल है, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। अब देखिए, वी हैव ऑल्सो सीन हाउ टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग थर्मोमीटर। और आपने ये भी देख लिया कि थर्मोमीटर से टेम्परेचर कैसे देखा जाता है। थर्मोमीटर भी पढ़ी हुई है क्लास 8 में। कंसेप्ट लाइक लेटेंट हीट ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें आप पढ़ने जाएंगे, लेटेंट हीट पढ़ेंगे, एनएमआरएस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ेंगे, ड्यू पॉइंट पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आर रिलेटेड टू सर्टेन फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब होता है चेंज होने वाली चीज़ें। एक्सपीरियंस बाय अस इन आवर डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं इन सब चीज़ों को। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। देखिए, लेटेंट हीट, लेटेंट ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है छुपा हुआ, तो छुपी हुई हीट, इसको कहते हैं लेटेंट हीट यानी हिडन हीट। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, लेटेंट का मतलब क्या होता है छुपा हुआ। देखिए, यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिख रहा है। एक्सपेरिमेंट में स्टैंड है, थर्मोमीटर है, आइस क्यूब्स है, आइस क्यूब्स पीस में रखे गए हैं, नीचे से बर्नर है, स्टैंड है और हीट दी जा रही है। तो अब धीरे 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 अभी आइस क्यूब क्या होती जा रही है, मेल्ट होती जा रही है, पिघलती जा रही है। लेकिन अब इसमें थर्मोमीटर देखिए, आपको टेम्परेचर क्या दिख रहा है सेम दिख रहा है, आपको टेम्परेचर चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर दिख रहा है। तो जब आइस को हीट दी जाती है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, धीरे 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 मेल्ट होता है। जब पूरी तरीके से आइस वाटर बन जाता है, पूरे जितने भी पीसेस है सभी वाटर बन जाएंगे, तो फिर वाटर बनने के बाद में उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू होता है। फिर उसका टेम्परेचर धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है। फिर लिक्विड से ये बनता है गैस। कुछ एक्सप्लेनेशन देखिए। विल ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसका टेम्परेचर क्या देख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं। आइस क्या होते जा रहा है मेल्ट होते जा रहा है कम्प्लीटली। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग, अगर हम कंटिन्यू हीटिंग देते जाएंगे, इवन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ द ऑल आइस इनटू वाटर, पूरा आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, पानी में। द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग एंड रिचेस। अब धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और कहाँ पे पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी पहुंच जाएगा बॉइलिंग पॉइंट पे। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग स्टीम, और वाटर का स्टार्ट किसमें हो जाता है स्टीम में बनना शुरू हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट कब तक रहेगा, अब जब पूरा पानी गैस नहीं बन जाता। ये थोड़ा आपको डायग्राम निकाल के बता देता हूँ और एक बार देखिए, कोई भी बॉल है, इसमें आइस है रखा हुआ, कुछ इस तरीके से टुकड़े में इसमें आइस रखा हुआ है। अभी आइस पूरी तरीके से जब तक वाटर नहीं बन जाएगा,
ये आइस पूरी तरीके से जब तक वाटर नहीं बन जाता तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी ये पूरा जब तक वाटर नहीं बनेगा तब तक इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब धीरे जब पूरा वाटर बन चुका है, अब इस पर टिक कर देता हूँ, एक पूरी तरीके से क्या बन चुका है, ये वाटर बन चुका है। अब पूरी तरीके से वाटर बनने के बाद में इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसा 0 है तो 0 से जाएगा 1, 1 से जाएगा 2, ऐसा धीरे 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 टॉप कहाँ तक पहुँच जाएगा ये टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने के बाद भी अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी पानी है इसमें, वाटर है, तो धीरे 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 क्या बनती जाएंगी, इससे गैस बनती जाएंगी। अब एक ऐसा समय आ जाएगा कि पूरा बाउल जो है वो गैस से भर जाएगा, यानी मतलब पूरा बाउल खाली हो जाएगा, गैस पूरी रिलीज हो जाएगी। पूरी गैस रिलीज हो चुकी है। तो आइस से क्या बना, पहले वाटर बना। तो जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हुआ, जब तक टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसा वाटर बना तो वाटर का टेम्परेचर स्पीड में कहाँ पे पहुँच गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया। तो अब ये स्लो में नहीं होता है 1 2 3 इस तरीके से नहीं होता है, स्पीड में सीधा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचने के बाद में इसका मतलब कन्वर्जन होता है वेपर में, यानी गैस रिलीज होती है पानी से। जब वाप निकलती है, पानी को हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो इस तरीके से वाप निकलते रहते और कौनते क्या कांस्टेंट रहता है इसका टेम्परेचर, फिर 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहता है। और 100 डिग्री कांस्टेंट रहने के बाद में पूरी गैस क्या हो जाती है, उसमें से रिलीज़ हो जाती है। अब पूरी गैस ही रिलीज़ हो गई, बाहर चली गई, तो अब टेम्परेचर का कोई सवाल ही नहीं बचा। ना बास ना बसेंगी बाँसुरी, तो पानी नहीं है तो टेम्परेचर का कोई अब सवाल ही नहीं, पूरी गैस बाहर रिलीज़ हो गई। तो इसी तरीके से कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या पहुँचाई जाती है, हीट मिलती है, इसको कहते हैं लेटेंट हीट। अब देखेंगे आप, एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का टेम्परेचर पहुंच जाता है और स्टीम बनना शुरू हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट, अब कांस्टेंट रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पे टिल ऑल वाटर कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। द ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर वर्सेस टाइम इज शोन इन 5.2। तो अब यहाँ पे देखिए ग्राफ आपको देखने मिल रहा है। देखिए कुछ ग्राफ में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि जो वर्टिकल जो हमारा वाई एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, वर्टिकल जो होता है उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या देखने मिल रहा है, टाइम देखने मिल रहा है टी, और वाई एक्सिस पे आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है, टेम्परेचर। तो कुछ लगभग शुरू हुआ टाइम शुरू होते हुए 4 मिनट हो गए। तो 4 मिनट तक वाटर का टेम्परेचर, मतलब जो आइस था उसमें, तो आइस का टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही 4 मिनट कंप्लीट हो गए, तो 4 मिनट कंप्लीट होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये एरो स्लोपिकल रीजन में चला गया, सीधा डायरेक्ट फुल स्पीड से गया है, कहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी स्लो में नहीं गया, सीधा 0 से, जैसे 4 मिनट कंप्लीट हो गए पूरी तरीके से। अब 4 मिनट कंप्लीट होना ऐसे ज़रूरी नहीं, मेन है कि पूरा आइस का क्या बन जाना, पानी बन जाना, वाटर बन जाना। पूरा आइस का पानी बन गया तो धीरे धीरे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इस तरीके से स्पीड में पहुंच गया कहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था तो क्या था, इसके पास में आइस भी था, लिक्विड भी था, सॉलिड प्लस लिक्विड था, यानी पूरी तरीके से वो पानी बन चुका था क्या, नहीं, उसमें सॉलिड भी था, लिक्विड भी था। जब तक सॉलिड था, जब तक किस पे था वो, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे सॉलिड खत्म हो गया, पानी बन गया, तो स्पीड में गया, कहाँ पे जाके पहुँच गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रहा कौन था, बॉइलिंग वाटर प्लस वेपर, यानी यहाँ पे गर्म पानी भी है और गैस भी है, वेपर भी निकलना शुरू। अब धीरे 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 पूरा पानी से पूरी गैस रिलीज हो जाएंगी,
पूरी गैस रिलीज हो जाएंगी तो पानी बचेगा क्या? नहीं, और पूरे वाटर वेपर उड़ जाते हैं। आप जब वाप को देखते हैं निकलते हुए तो आपको वाप निकलती हुई दिखती है, धीरे 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 वाप निकलती। तो जैसा जैसा पानी गर्म होता है वैसा पानी का क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है। V इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ V एरो आए, वॉल्यूम इंक्रीज यानी क्या होता है यहाँ पे? एक्सपांशन। क्या ध्यान में रखना है आपको? एक्सपांशन होता है। और एक बार मैं थोड़ा कंसेप्चुअली आपको एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो टेम्परेचर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपांशन। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एक्सपांशन उतना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा एक्सपांशन उतना ज़्यादा होगा। मतलब टेम्परेचर जितना कम होगा एक्सपांशन उतना कम होगा, यानी डायरेक्टली टी ज़्यादा तो ई भी ज़्यादा, टी कम तो ई भी कम। अब सेकंड थिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन। टेम्परेचर ज़्यादा तो कंप्रेशन कम। 1 मिनट, मैं थोड़ा इक्वेशन को एक बार देख लेता हूँ। टेम्परेचर अगर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा। तो आप यहाँ पे देखिए सही इक्वेशन है, इफ टेम्परेचर इज लेस देन, तो पानी क्या होगा? जमने लगेगा, डेंसिटी पानी की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगी, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इफ टी इज लेस यानी टेम्परेचर कम है, 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब हम आगे देखेंगे एनामोलस बिहेवियर के बारे में भी। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इन दिस ग्राफ लाइन ए बी रिप्रेजेंट कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। तो लाइन ए बी देखिए यहाँ पे आपको क्या बताती है? ए टू बी टाइम बता रही है, ये आपको ए से बी तक जाने में टाइम लगा, यानी क्या बना? सॉलिड से पूरा पानी क्या बन गया? लिक्विड बन गया। कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड कन्वर्ट इनटू वाटर एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या था? कांस्टेंट टेम्परेचर क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। तो आइस ने क्या किया? हीट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अपने अंदर में डाला। जैसे हम अगर धूप में जाते तो हम भी गर्म हो जाते, तो आइस को रखते तो आइस भी गर्म होता है। तो इस तरीके से उसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया, अपने अंदर में समाया एनर्जी को। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज टिल एट द आइस कन्वर्ट इन टू वाटर। और ये एनर्जी बाकी रही, पूरी कांस्टेंट रही, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। कब तक रहा ये? जब तक वो पूरा पानी नहीं बन गया, वाटर बन गया। तो आइस से किसका कन्वर्ट हुआ? वाटर का। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है समय। तो टेम्परेचर क्या रहा? कांस्टेंट रहा। तो आइस प्लस वाटर अगर लिखा है तो आपको क्या लिखना है? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग वाटर प्लस वेपर लिखा है तो 100 डिग्री सेल्सियस, इतना याद रखना है। तो जब तक पूरा आइस पानी नहीं बन जाता है, जब तक टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही पानी बन गया वैसे स्पीड में कहाँ पे पहुँच जाता है टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को कहते हैं लेटेंट हीट, यानी छुपी हुई हीट है, पता नहीं चलता है हमको। हमको ऐसा लगता है पानी गर्म हो रहा है, मतलब आइस को हम गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब हम टेम्परेचर देखते हैं तो हमको लगता है हम जो हीट दे रहे उससे कोई फायदा नहीं है, टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसके जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं और एक्सपांशन होता है। बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक्सपांशन होता है। दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच the ice convert into water is called melting point of ice। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे हो तो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू होता है। हमने फ्रिज में आइस को फ्रिज से बाहर निकाल दिया तो धीरे धीरे आइस क्या होता है? थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू होता है। तो टेम्परेचर एक इंटीजर लाइन, मैं आपको इंटीजर लाइन में बता कर देता हूँ निकाल के। यहाँ पे 0। अब पानी में 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। 0 के ऊपर में जैसे जैसे जाएगा ये, वैसे क्या शुरू होगा? फिर इसमें मेल्ट होना शुरू होगा। मेल्ट होकर क्या बनेगा? पानी बनेगा। अब जैसा हमने देखा 100 डिग्री सेल्सियस पे जिस तरीके से पहुंच जाता है तो क्या बन जाता है? पूरी तरीके से वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। 0 पे क्या था? आइस था, मेल्ट था, पिघल रहा था।
100 पे पहुंचा तो क्या बन गया, पूरी तरीके से पानी बन गया। अब पूरी तरीके से पानी बन गया यानी कोई भी आइस का टुकड़ा ऐसा नहीं बचा है कि जो मतलब सीमित है, पूरा पानी बन गया। अब ऐसा नहीं है कि पूरा 100 डिग्री तक आइस ही रहा हो, उसमें कोई भी बदल नहीं आया, जैसा 100 डिग्री हो गई, कोई ऐसा जादू हो गया एकदम अचानक और पूरा पानी बन गया, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 आइस पिघलता है और 100 डिग्री पे पूरी तरीके से पिघल जाता है। अब जीरो के पहले भी कुछ नंबर्स होंगे, यहाँ पे जीरो के पहले माइनस और इंटीजर लाइन में पड़ा हुआ है अपनी -2 -3। तो अब यहाँ पे जब आइस का टेम्परेचर -1 है, -2 है, -3 है, यानी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री के नीचे है, इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ पे F लिख देता हूँ। द टेम्परेचर ऑफ आइस बिलो द लेस देन 0 डिग्री, अगर लेस देन 0 डिग्री है तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। इक्वल टू 0 डिग्री है, अगर आइस का जो है टेम्परेचर वो 0 डिग्री है तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, पिघलना शुरू होगा। 0 डिग्री से जैसे जैसा बढ़ेगा मेल्ट होता रहेगा, जैसा 100 पे पहुंचेगा वैसे क्या कौन सी स्थिति में पहुंचेगा, वो बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको स्केल समझ में आएगी। देखिए अब दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्ट इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आइस का कन्वर्ट होना वाटर में, इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज, thus the during transition of solid phase to liquid object absorb heat energy। ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बट इट टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज भी नहीं डिक्रीज भी नहीं, तो कांस्टेंट। दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स। ये क्या करती है, बॉन्ड को वीक करती है और बॉन्ड टूट जाते हैं। अब बर्फ के बॉन्ड जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, धीरे 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 टूटना शुरू होते हैं, ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। द एटम और मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड फेज। फिर जैसे टूटते हैं बॉन्ड तो किस में चले जाते हैं, लिक्विड फेज में चले जाते हैं। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी डेफिनेशन है, हीट एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, सॉलिड टू लिक्विड, इसको कहते हैं लेटेंट हीट। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, आपको मतलब 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में ग्राफ वगैरह आपको ऐसे ड्रॉ करना है। इसे मैं पूरी कोशिश की आपको ग्राफ समझाने की। ग्राफ में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी ग्राफ है ये। एक जगह टाइम देना है आपको, एक जगह टेम्परेचर देना है। नीचे 0 में लिखना है आइस प्लस वाटर, जब तक आइस बचेगा तब तक क्या रहेगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। जैसा पूरा आइस मेल्ट हो जाता है, टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है। तो बॉइलिंग वाटर होता है उसमें और वेपर होता है, और एक समय आ जाता है पूरा बॉइलिंग वाटर किसमें बन जाता है, वेपर के अंदर में बन जाता है। बस इतना आपको ग्राफ याद रखना है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन आपको बोल्ड में देखिए। अब ये स्पेसिफिक लेटेंट, स्पेसिफिक यानी हम किसी चीज़ को हीट देते तो उसका एक मास होता है। अब हम किसी को जादू में कोई मतलब ऐसा कोई मास ही नहीं, उसका कोई वजन नहीं, ऐसी चीज़ को हम हीट देंगे क्या, नहीं। एयर का भी, हवा का भी वजन होता है, पानी का भी वजन होता है, और जो आइस है उसका भी क्या होता है, एक वजन होता है, मास होता है उसका भी। तो इसके लिए हम जिस भी चीज़ को हीट देते हैं तब उसको हम 1 kg, कोई भी चीज़ है 1 kg ऑब्जेक्ट को हम कितनी हीट दे रहे हैं, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी जाती है जो कौन ऑब्जॉर्व करता है, ऑब्जेक्ट जिसको हम दे रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता है क्या, नहीं, किसमें होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर में, बाय यूनिट मास। अब उसमें का मास है, उसमें का वजन, जो भी चीज़ होगा, आइस होगा, वाटर होगा, ये उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो 1 किलो आइस को हम पानी बनाने के लिए कितनी एनर्जी दे रहे हैं, द एनर्जी रिक्वायर फॉर 1 kg मास ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये एक इजी डेफिनेशन, लेकिन आपको बोर्ड में जो देखे है इसको अच्छे से 4-5 बार पढ़ना है, समझना है, और ये आपको लिखने का ट्राई करना है। क्योंकि बोर्ड में जो आंसर की होती है उसमें मोस्ट ऑफ द आपको जो है फर्स्ट आपको प्रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज। अगर आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो आपके मार्क कटने के चांसेस बहुत कम हैं। तो देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी चाहिए, एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कौन करेगा, ऑब्जेक्ट, बाय यूनिट मास, उसका मास के अकॉर्डिंग, ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड को क्या बनाना है, लिक्विड में, इज कॉल्ड
स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मिक्स। अब हीट क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट के साथ में मिक्स हो रही है। अब आइस था, आइस को हमने हीट दी, तो हीट उसके साथ में क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये आपको याद रखना है। वंस ऑल आइस इज ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर, अब पूरा आइस जो बन चुका है वाटर में, आइस ऑफ द वाटर स्टार्ट राइजिंग, उसका टेम्परेचर क्या होता है, राइज होना शुरू होता है, यानी बढ़ना शुरू होता है। इट इंक्रीज अप टू, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाता है, एकदम स्पीड अप में बढ़ता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके स्टॉप होता है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉइलिंग वाटर भी होता है और वेपर होता है। देखिए अब आपको लाइन बी सी इन द ग्राफ रिप्रेजेंट राइज इन टेम्परेचर। देखिए लाइन बी सी आपको दिख रही है, ए भी टाइम लगा उसको, पूरा आइस पूरी तरीके से मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद में किस में पहुंच गया, बी सी। बी सी यानी एक लाइन दिख रही है आपको, कहाँ पे पहुंच गया, बॉइलिंग पॉइंट पे। लाइन बी सी इन द ग्राफ रिप्रेजेंट राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। देयर आफ्टर इवन दो हीट एनर्जी सप्लाइड टू वाटर, हीट एनर्जी किसको सप्लाई मिली, हीट एनर्जी किसको दी गई, वाटर को। इस टेम्परेचर डज नॉट राइज, तो वाटर का टेम्परेचर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। पहले था 0, बाद में कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट था। कब, 0 कब था, जब तक आइस बाकी था, और 100 कब था, जब तक पानी बाकी था। ये याद रखना है। द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय वाटर, हीट एनर्जी वाटर ने क्या किया, एब्जॉर्ब की एट दिस टेम्परेचर एंड यूज टू ब्रेक बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या हुए, ब्रेक हुई उसके बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के पूरे मॉलिक्यूल्स में से बॉन्ड ब्रेक होते गए। और किस में कन्वर्ट हुआ, बॉन्ड, उसमें किसके बॉन्ड है, हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन का बॉन्ड है। तो दोनों बॉन्ड क्या हो गए, रिलीज हो गए। मैं आपको बॉन्ड भी बना के बता देता हूँ। देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो 2 हैंड है इसके पास में, इधर से भी हाइड्रोजन, इधर से भी हाइड्रोजन। अब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैस अलग अलग हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, वाटर का गैस में कन्वर्ट होना है, यानी बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए। अब जब ये पूरी तरीके से आइस था, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। एक ऑक्सीजन से है हाइड्रोजन, बाद में यहाँ पे और इसमें एक बॉन्ड होगा, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन होगा। तो देखिए आपको एक कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है इसका, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, हेक्सागोन। एक हेक्सागोन क्रिस्टलाइन आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से होते हैं, आइस के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, पे एक हाइड्रोजन होगा, इसको जुड़ के होगा ऑक्सीजन। वैसे सेम यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, इसको जुड़ के क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ के होगा। तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड्स आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब धीरे धीरे जैसे इसका आइस का कन्वर्ट वाटर में होता है, तो ये पूरे बॉन्ड जो है ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज, हाइड्रोजन गैस रिलीज, हाइड्रोजन गैस रिलीज, ऑक्सीजन गैस रिलीज। इस तरीके से पूरे बॉन्ड ब्रेक होके सेपरेट क्या हो गए, रिलीज हो गए। ब्लैक कलर की हाइड्रोजन गैस और पर्पल कलर की है ऑक्सीजन गैस। इस तरीके से दोनों गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। इस तरीके से ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय वाटर एट दिस टेम्परेचर and used to break the bonds between the molecules of liquid and convert liquid into gaseous state. Thus, during transformation from liquid phase to gas phase,
लिक्विड से क्या बनता है, गैस बनता है। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द लिक्विड, हीट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, लिक्विड। बट इट टेम्परेचर डज नॉट चेंज, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। लेटेंट हीट इज इक्वल टू कांस्टेंट टेम्परेचर। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जैसा पूरा बर्फ पूरा पानी बन चुका है, अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है, और किस में पहुंच जाता है, बॉइलिंग पॉइंट में। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच, अब पूरा पानी है, क्या कांस्टेंट टेम्परेचर होगा इसका, 100 डिग्री सेल्सियस का। तो पूरे पानी का टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें से वेपर निकलते रहेंगी। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच थोड़ा मैं हाईलाइट करके आपको रीड करता हूँ, यानी आपको भी समझ में कि मैं कौन सी लाइन्स रीड कर रहा हूँ। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है इसको। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इन प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन होना इनटू गैस में इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी लेटेंट हीट का कन्वर्ट होता है किसमें, वेपोराइजेशन में, वेपर बनती है। देखिए अब अगली यहाँ पे डेफिनेशन आपको देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी आपको लर्न करना है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यानी कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ऑब्जेक्ट, या कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उसको, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कब करेंगे, जब हम देंगे। अब हम जो है किसी को कुछ देंगे ही नहीं और बोलेंगे उसको मिल रहा है तो कैसे चलेगा। तो हमको जो है हीट एनर्जी उसको क्या देना है, अमाउंट में देना है, तो इससे वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी जा रही है और ऑब्जेक्ट उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, कब, कौन सी टेम्परेचर में, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर में, बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का कन्वर्ट किस में हो रहा है, गैस में, इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब कितना किलो लिक्विड है या कितना लीटर है, इसमें एक्चुअली किलो में ही लिया जाता है इसको। तो कितना किलो, 1 किलो पानी को हम कितनी हीट दे रहे हैं गैस में बनने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं, इस अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द 1 kg ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इनटू अ गैस इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब ये मैं सेकंड डेफिनेशन बोला, ये इजी है, आपको समझ सकती है। यानी 1 किलो पानी को कितनी एनर्जी चाहिए गैस बनने के लिए, जो हम उसको प्रोवाइड करें, तो इस एनर्जी को कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब वेपर का बनना। देखिए डिफरेंट सब्सटेंस है और डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं सबके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, एंड बॉइलिंग पॉइंट भी सबके अलग होते हैं। द वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस पे डिपेंड होती है ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड होती है। अब आपको देखिए सब्सटेंस यहाँ पे वाटर दिख रहा है, वाटर का, कॉपर का, ये सभी आपको लर्न करना है टेबल। और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक हीट के यूनिट देखे है, बॉइलिंग पॉइंट सभी का बताया है, मेल्टिंग पॉइंट आपको बताया है। तो ये ऐसी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको जो वैल्यूज़ है इनको आपको लर्न करना है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप, लेकिन तो भी आपको लर्न करके रखना है। न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट किस तरीके से निकाली जाती है। अब मैं थोड़ी सी लेक्चर की स्पीड को बढ़ा देता हूँ, तो आपका बेसिक्स वगैरह कंप्लीट हुआ होगा इसमें। देखिए रिजिलेशन, रिजिलेशन का मतलब होता है कि अगर हम आइस के अंदर से थोड़ा सा उसमें छेद करें या उसको काटने की कोशिश करें, लेकिन काटने की कोशिश यानी जैसे कि मेरे पास में एक आइस का क्यूब है कुछ इस तरीके से, या रेक्टेंगल शेप में मेरे पास आइस का स्लैब, इसको आइस स्लैब कहते हैं, आइस स्लैब है। अब इस आइस स्लैब को मैं क्या करूँगा, बीच में से काट दूंगा। मैंने दोनों को काट दिया और दूर दूर रख दिया, तो अभी जुड़ने वाली है क्या, ये नहीं जुड़ने वाली है।
क्योंकि दोनों का स्पेस बहुत दूर दूर है। मैंने इसको एक कोने में जाके रख दिया और उसको दूसरे कोने में जाके रख दिया, दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन इसी आइस को कुछ मैं ओनली पोर्शन में कट करूं, तो कट करने के बाद में मेरी कट करते समय मैं जितना नीचे नीचे जाऊंगा उतना ऊपर का आइस क्या होगा, जुड़ते जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको स्ट्रिंग बताई गई है, उसको वेट अटैच कर दिए गए हैं स्ट्रिंग को। देखिए यहाँ पे ये बर्फ़ का टुकड़ा है, क्यूबॉइड है, स्लैब, आइस स्लैब कहते हैं इसको। आइस स्लैब पे क्या रखा गया, एक थ्रेड रखा गया और दोनों जगह से उसको वेट बांध दिया गया। वेट बांधने की वजह से अब इसमें आइस में क्या आ रहा है, एक प्रेशर आ रहा है। प्रेशर की वजह से आइस धीरे धीरे कट हो रहा है बीच में से, और कट होते होते ऊपर का हिस्सा जुड़ते जा रहा है और जो स्ट्रिंग है वो धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। और एक टाइम आएगा स्ट्रिंग क्या होगा, पूरा नीचे टेबल को जाके लग जाएगा और पूरा आइस जैसे कि वैसे ही रहेगा। तो इसको कहते हैं रिजिलेशन। यानी पानी क्या करता है, एक अपना मतलब आइस एक अपना बिहेवियर बताता है, जिसमें जो मतलब आइस प्रेशर के कारण मेल्ट होता है वो जल्दी से फ्रीज हो जाता है, तो इसको कहते हैं रिजिलेशन। उसके बाद मैं अपने बर्फ़ का गोला बनाते हुए दिखाऊंगा। बर्फ़ को पहले क्या किया जाता है, इसी तरीके से बर्फ़ का पाउडर के जैसा उसको चूरा किया जाता है उसको, और बाद में उसको जैसा हम प्रेस करते हैं, जो गोला बनाने वाला उसको प्रेस करता है, और प्रेस करके जब उसको प्रेस पूरा वो कर देता है अच्छे से, तो पूरा आइस धीरे 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 जम जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिजिलेशन। मैं आपको बता देता हूँ। यू हैव सीन द प्रिपरेशन ऑफ आइस बॉल। आइस बॉल यानी गोला बनाए तो ये देखा है आपने। आइस स्लैब इज श्रेडेड। आइस स्लैब को श्रेडेड यानी काटा जाता है, चूरा किया जाता है उसका। एंड देन द शेडेड आइस इज प्रेशर आइस। जो शेडेड आइस है उसको प्रेशर आइस यानी क्या किया जाता है, गोले के जैसा बनाया जाता है। टिप ऑफ द स्टिक टू प्रिपेयर द आइस बॉल। तो ऊपर में एक लकड़ी डाली जाती है, गोला बनाया जाता है। हाउ डज द श्रेडेड आइस कन्वर्ट इनटू सॉलिड आइस बॉल। कैसे होता है, इफ टू स्मॉल पीसेस ऑफ आइस आर टेकन एंड प्रेस। तो आपने छोटे छोटे आइस के टुकड़े लिए और आपस में प्रेस किए। टुकड़े का मतलब ये नहीं है कि टुकड़े यानी सॉलिड फॉर्म में लेंगे, हम क्या करेंगे उसका चूरा लेंगे। चूरा यानी श्रेडेड यानी पाउडर लेंगे आइस का। आइस को पूरी तरीके से हम मतलब क्या करेंगे, पाउडर के जैसा श्रेडेड कर देंगे और उसको फिर ऐसा करके प्रेस करेंगे हमारे हाथों से, तो क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा और वो आपस में चिपक जाएगा। तो अगेंस्ट ईच अदर फॉर अ व्हाइल दे स्टिक। स्टिक का मतलब चिपक जाता है। वाई डज दिस हैपन। तो ये हैपन इसके लिए होता है क्योंकि ये पानी अपना एक एनेमोलस बिहेवियर बताता है। एनेमोलस बिहेवियर है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। ये भी हम देखेंगे, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एज ए ब्रिज कोर्स में आपको समझ में आ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस टू 4। तो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या करता है, अब 0 to 4 हो रहा है तो पानी तो एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन पानी यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। पानी की डेंसिटी बढ़ती है और पानी की डेंसिटी के कारण वापस में गोला आपस में जमने लगता है, यानी आपस में बर्फ़ बनता है। ये आप धीरे धीरे अभी समझेंगे। मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताया, जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ये आपको रीड करना है। देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं, जो मैं आपको टॉपिक के बारे में बता रहा था 0 to 4। अब हम पहुंच चुके हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब देखिए एनामोलस, एनोमैलस है वो। एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है। इन जनरल व्हेन लिक्विड इज हीटेड, हम पानी को गर्म करते हैं अप टू सर्टेन टेम्परेचर, इट एक्सपांड। पानी धीरे धीरे फैलता है। आप पानी को गर्म रखते हैं तो आपको ऐसा लगता है पानी का वॉल्यूम बढ़ चुका है, धीरे धीरे पानी फैलता है। तो इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वैसे एक्सपेरिमेंट आपको करना नहीं, ओनली मैं बता दे रहा हूँ। एक यूटेंसिल आपने लिया, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है कुछ क्वांटिटी में, इतना पानी। अब जब पानी बॉईल होता है, पानी धीरे 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 इसका क्या होता है, फिर एक्सपांशन होने लगता है, पानी ऊपर तक आने लग जाता है। यानी जितना गर्म होगा धीरे धीरे उसमें से गैस रिलीज होगी और पानी का एक्सपांशन होगा और पानी बढ़ने लगता है। मैं थोड़ा ज़्यादा बता दिया, यहाँ तक आता है पानी, यानी थोड़ा बढ़ जाता है। उसका वॉल्यूम क्या है, धीरे धीरे चेंज होता है। इसका भी एक ग्राफ है, वो ग्राफ आप देखेंगे। इट एक्सपांड क्या होता है, एक्सपांड। एंड व्हेन कूल्ड, जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं
तो पानी यानी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी पानी का वॉल्यूम कम हो जाता है। वाटर हाउएवर शोज अ स्पेशल एंड एक्सेप्शनल बिहेवियर, एक स्पेशल बिहेवियर बताता है, एक्सेप्शनल। इफ भी, ये थोड़ा समझने में कॉन्जुगेट है, लेकिन अगर आप जो है आपके कानों से ध्यान से सुने और एक्सपेरिमेंटली सोचे आप, तो आपको इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद में आप आपके जो है मॉम वगैरह को पानी गर्म करने लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि पहले आपने क्या लिया, 1 लीटर पानी रखा था, फिर पानी को गर्म किया अच्छा खासा, फिर देखा तो आपको 1 लीटर से ज़्यादा पानी देखने मिलता है। ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप, ये एक्सपांशन। वैसे आपने क्या किया, फ्रिज के अंदर में पानी आपने रखा, आपने 1 लीटर पानी रखा, अब आप जब उस कॉन्ट्रैक्शन होता है बाद में पानी आप आइस देखते हैं, तो आपको अब आइस में से आप एक लेयर बना सकते हैं, एक लेयर उसमें देख सकते हैं कि इतने लेयर में पानी था, आइस बनने के बाद में वो लेयर छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग, शो स्पेशल इफ वी हीट वाटर। अब एक नई बात है कि 0 to 4 आप पानी को हीट दे रहे हैं तो पानी तो एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है 0 to 4 में पानी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम, 4 डिग्री में वॉल्यूम क्या होगा उसका, मिनिमम, वॉल्यूम मिनिमम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, यानी वॉल्यूम उसका कोई चेंज नहीं होगा, उसका वॉल्यूम थोड़ा क्या होगा, मिनिमम होगा, कम होगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। इफ द वाटर हीटेड फर्दर इट एक्सपांड, और 4 डिग्री से जैसा हम आगे बढ़ जाते तो पानी धीरे धीरे एक्सपांड होना शुरू होता है। उसकी स्टार्टिंग होती है 5 डिग्री से, क्योंकि 4 डिग्री पे क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट, 4 से जब 5 पे पहुंच जाता है तो 5 से जितना आगे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपांड होगा। मैं एक आपको यहाँ पे इंटीजर लाइन के थ्रू बता देता हूँ समझा के, देखिए पानी है, ये है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ है 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 से पानी पहुँचता है 4 डिग्री सेल्सियस में, तो पानी की डेंसिटी बढ़ती है, इतना आपको याद रखना है। पानी का कॉन्ट्रैक्शन, पानी धीरे धीरे पास में आता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है उसका, पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे डेंसिटी पानी की बढ़ती है, और सी में लिखता हूँ, यानी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। जैसा 5 पे पहुँच गया, अब 5 के आगे जितना आगे आगे पहुँचेगा, इन्फिनिटी कहाँ तक भी पहुँचे, तो पानी पहुँचेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, बॉइलिंग पॉइंट तक। यहाँ पे पानी क्या होगा, धीरे 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 एक्सपांशन होगा, पानी फैलेगा। तो इतना आपको 0 to 4 कॉन्ट्रैक्शन, ग्रेटर देन 5 मतलब ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, यानी 4 से बड़ा यानी 5 है, आपको ग्रेटर देन 4 याद रखना, क्योंकि 4.1, 4.2, 4.1 भी उसी में काउंट होगा, क्योंकि 4.1 बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू 4। अब आप मैथ्स इतने साल से पढ़ रहे तो आपको 4 और 4.1 में डिफरेंस पता है। तो 4.1, 4.2, 4.3 एक स्केल की तरह, जितना ज़्यादा 4 के आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एक्सपांड होगा। It contract instead of expanding at 4 degrees Celsius. Its volume is minimum due to contraction. If the water is heated further, it expand and its volume increase. Volume उसका increase होता है. The behavior of water between its temperature from 0 to 4 is called. अब पानी जो अपना एक अलग ही कंसेप्ट बताता है 0 to 4 में, इसको कहा जाता है, इस कंसेप्ट को, पानी की इस कंसेप्ट को 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के बीच के कंसेप्ट को कहा जाता है एनोमोलस, एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनो है, एनोमैलस, एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इफ 1 kg ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, 1 किलो वाटर को हम 0 डिग्री सेल्सियस से हीट देते हैं, एंड इट्स वॉल्यूम इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसके वॉल्यूम को प्लॉटेड यानी हम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो 0 to 4 में पानी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। वी गेट द ग्राफ शोन इन 5.4, एक ग्राफ मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। मिनिमम यानी कम से कम, उसका यानी ज़्यादा नहीं मतलब होगा। इट मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी क्या होंगे, मैक्सिमम। डेंसिटी का मतलब होता है घनता, पानी कितना ज़्यादा आपस में क्या है, मिक्स है, जुड़ा हुआ है। जैसा शहद, शहद को अगर आप आपके हाथ में टच भी कर लेंगे तो आपके हाथ को स्टिक हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है।
तो डेंसिटी मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, डेंसिटी को डिनोट किया जाता है रो से। तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम जितना कम डेंसिटी उतनी ज़्यादा, डेंसिटी जितनी कम वॉल्यूम उतना ज़्यादा। तो पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री से जितना बढ़ेगा उतनी डेंसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी, और वॉल्यूम बढ़ेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता ही है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला क्लास 8 में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, मास को। डेंसिटी ज़्यादा तो मास भी ज़्यादा, डेंसिटी कम तो मास भी कम, डेंसिटी ज़्यादा तो वॉल्यूम कम। आपको ध्यान में रखना है, डेंसिटी मास, डेंसिटी ज़्यादा तो मास ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, क्योंकि अपॉन में, जो अपॉन में होता है उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है फिजिक्स में। देखिए, इफ 1 kg ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स वॉल्यूम इज प्लॉटेड ऑफ टेम्परेचर, वी गेट अ ग्राफ शोन इन फिगर 5.4 में देखेंगे हम। इट्स मीन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये मैं रीड कर चुका हूँ, आप देखिए। आप यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं बता देता हूँ। अब देखिए, जो ग्राफ आपको जो बताया जा रहा है इसको बोला जाता है पैराबोला। ये जो होता है इसको पैराबोला कहा जाता है। मैथ्स में पढ़ेंगे आप, जब 11-12 में जाएंगे, जब पैराबोला मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका कोई काम नहीं है फिलहाल में। देखिए, अभी पानी का वेट कितना था, 1000.10, ये देखिए लीटर में। अभी 1 लीटर इज इक्वल टू इतना वेट होता है पानी का, कुछ 12 वगैरह होगा, थोड़ा सा ऊपर तक है ना, तो उसके लिए 12 नहीं, हाँ 10 के ही आसपास है, तो 1000.10। तो देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी वॉल्यूम में, अब यहाँ पे 1 लीटर आपको पानी देखिए। अब ये जो पानी जो आपको बता रहा है 1000.10, तो ये क्या है, 1 लीटर है। 1 लीटर यानी 1 kg है, ये किलोग्राम में बताया गया है। यानी पानी कितना है ये, अगर पानी का मैं बताऊँ तो 1.10 लिखना पड़ेगा हमको इसमें। मिली है वो, 1 लीटर एंड 15 मिली, इतना आपको याद रखना है। इतना पानी, 1 लीटर है 15 मिली पानी है, एक लीटर पानी है, और 1 लीटर और 10 ml, यानी थोड़ा ज़्यादा। 1 किलो का मतलब लीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 1 किलो वाटर लिया हमने, इसको हम हीट देंगे। हीट देने के बाद में आप देखिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताया जा रहा है कुछ ग्राफिकल में। टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ग्राफ में आप पॉइंट देखिए, और यहाँ पे देखिए इसकी क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या होते जा रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। वॉल्यूम जितना ऊपर जाएगा उतना बढ़ेगा, जितना नीचे जाएगा उतना कम होगा। अब 0 to 4 में पानी तो एक्सपांड मतलब फैलना चाहिए, हम टेम्परेचर दे रहे हैं उसको, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 to 4 तक जब तक पानी 0 to 4 में सर्वाइव करता है, देखिए 0 to 4 में जब तक पानी सर्वाइव करता है टेम्परेचर में, तो पानी धीरे 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 उसका वॉल्यूम क्या होते जा रहा है, 1000.5 1000 कम होते जा रहा है। जैसा ही 4 पे पहुँचता है, 4 के बाद में, 4 पे तो सबसे कम होता है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब धीरे धीरे जब 4 के आगे पहुँचता है, तो आप यहाँ से स्टार्टिंग बढ़ती है इसकी, यानी मेन स्टार्टिंग कहाँ से होती है पानी की एक्सपांडिंग की, आप समझ सकते हैं 4 डिग्री से। तो पानी एक्सपांशन होना कहाँ से शुरू होता है, 4 डिग्री ग्रेटर देन 4 डिग्री, यानी 4 डिग्री के आगे। तो पानी का धीरे 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 एक्सपांशन हो रहा है, इसी तरीके से एक्सपांशन होता रह रहा है, और टाइम आपको दिख रहा है। तो कुछ 10 डिग्री पे पानी का एक्सपांशन कितना हो गया, 1000.20 मिली, यानी 1 लीटर 20 मिली, यानी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी जितना आगे जाएगा उतना धीरे 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 हमारा टाइम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये एनामोलस बिहेवियर। तो एनामोलस बिहेवियर यानी द वाटर शोज अ एक्सेप्शनल बिहेवियर बिटवीन द 0 डिग्री to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कॉल्ड एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आफ्टर ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस वाटर गेट एक्सपांडिंग, 4 डिग्री के बाद में क्या होगा, वाटर धीरे धीरे एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा।
देखिए स्टडी ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स एपरेटस। अब होप्स एपरेटस में क्या किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे आपको होप्स एपरेटस बताया जा रहा है। यहाँ पे होप्स एपरेटस स्टडी ऑफ एनामोलस बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स एपरेटस। एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर कैन बी स्टडीड विथ होप्स एपरेटस, इसकी स्टडी की जाती है। अब आगे और आपके सामने कंसेप्ट आएगा नया। इन होप्स एपरेटस अ फ्लैट बॉल इज अटैच्ड, एक फ्लैट बॉल अटैच किया जाता है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, दिख रहा है फ्रीजिंग मिक्सचर में आपको दिख रहा है फ्लैट बॉल इसमें अटैच होता है। विथ होप्स एपरेटस इन होप्स एपरेटस अ फ्लैट बॉल इज अटैच टू अ सिलेंडर कंटेनर, सिलेंडर है साथ में, उसमें 5.5 फिगर आप देख सकते हैं। देयर आर इज प्रोविजन टू अटैच थर्मोमीटर, थर्मोमीटर है उसमें साथ ही में। अबो टू मेजर टेम्परेचर के लिए दो थर्मोमीटर देखिए T2 और T1, दो टेम्परेचर है तो दो थर्मोमीटर दिए गए हैं टेम्परेचर बताने के लिए। बिलो टू मेजर टेम्परेचर T1 द फ्लैट बॉल ऑन द सिलेंड्रिकल कंटेनर, एक फ्लैट बॉल है सिलेंड्रिकल कंटेनर में। वाटर इज फिल्ड, पूरी तरीके से हमने सिलेंडर को पानी से भर दिया है। एंड मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट, हम क्या करेंगे आइस और सॉल्ट के मिक्सचर को उस बॉल में डाल देंगे। इज पुट इन फ्लैट बॉल। अब सॉल्ट क्यों लगाया हमने आइस को, क्योंकि जब नमक लगाया जाता है बर्फ़ को तो पिघलता नहीं है जल्दी से। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स एपरेटस टेम्परेचर T1 एंड T2 आर रिकॉर्डेड। T1 और T2 को रिकॉर्ड किया जाएगा आफ्टर एवरी 30 सेकंड, हर 30 सेकंड के बाद में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा कि टेम्परेचर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर में। द टेम्परेचर आर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, द टेम्परेचर आर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड द टाइम इन मिनट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो इसमें प्लॉट में क्या बताया गया है, द टेम्परेचर आर प्लॉटेड, टेम्परेचर बताया गया वाई एक्सिस में और टाइम बताया गया है एक्स एक्सिस में। इसका भी ग्राफ है, द ग्राफ इज शोन 5.6 ग्राफ बताया जा रहा है इसमें। द ग्राफ शोज दैट इनिशियली बोथ टेम्परेचर T1 एंड T2 आर आइडेंटिकल। T1 एंड T2 क्या आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल यानी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाउएवर एज अ टाइम पासेस T1 ऑफ वाटर, यानी स्टार्टिंग में आइडेंटिकल है यानी दोनों सेम है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा एज टाइम पासेस टेम्परेचर T1 ऑफ वाटर इन लोअर पार्ट ऑफ द सिलेंडर डिक्रीज फास्ट। तो जो लोअर पार्ट का टेम्परेचर है वो क्या होगा डिक्रीज होगा और अपर पार्ट का टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा। वाइल टेम्परेचर T2 ऑफ वाटर इज अपर पार्ट सिलेंड्रिकल डिक्रीज कंपेरेटिवली स्लोली। तो ऊपर के पार्ट का टेम्परेचर फास्ट में इंक्रीज नहीं होगा, मतलब फास्ट में डिक्रीज नहीं होगा। और एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, देखिए हाउएवर एज द टाइम पास, जैसे जैसे टाइम पास होगा टेम्परेचर T1 ऑफ वाटर इन द लोअर पार्ट ऑफ सिलेंडर, तो लोअर पार्ट सिलेंडर का क्या होगा डिक्रीज फास्ट हो जाएगा। वाइल टेम्परेचर ऑफ T2 वाटर इन अपर पार्ट में क्या होगा देखेंगे अभी ऑफ सिलेंडर डिक्रीज कंपेरेटिवली, यानी ऊपर के कंपेरेटिव में जो T2 के जगह का जो टेम्परेचर है ये क्या होगा स्लोली होगा, स्लोली क्या होगा डिक्रीज। अब हाउएवर वंस द टाइम T1 ऑफ द लोअर पार्ट रीचेस, जो लोअर पार्ट है नीचे का जो पार्ट है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। इट रिमेन्स ऑलमोस्ट स्टेबल एट टेम्परेचर, अब वो स्टेबल रहेगा, उससे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। T2 डिक्रीज स्लोली टू 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। देयर आफ्टर T2 स्टार्ट चेंजिंग रैपिडली। देखिए T1 T2 रैपिडली इट रिकॉर्ड 0 फर्स्ट, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ और आपको डायग्राम से इजीली एक्सप्लेनेशन देता हूँ। लोअर थर्मामीटर T1 रिकॉर्ड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स शोज द, अब दोनों कर्व्स आपको ग्राफ में देखिए दिखने मिलेगी, 2 कर्व्स शोज द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन? इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन मिडल ऑफ सिलेंडर लोवर्ड ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर। इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर वाटर के साथ में क्या हो रहा है इन मिडल ऑफ सिलेंडर, मिडल यानी बीच में के पार्ट में सिलेंडर, लोअर ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर, तो लो टेम्परेचर है फ्रीजिंग मिक्सचर के कारण।
जो फ्रीजिंग मिक्सचर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे बाहर में बाउल में रखा गया है आइस। सिंस द टेम्परेचर ऑफ वाटर देयर डिक्रीज इट्स वॉल्यूम डिक्रीज, उसका वॉल्यूम भी क्या है डिक्रीज हो रहा है। फिर इट डेंसिटी इंक्रीज, उसकी डेंसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो आपको मैंने दोनों के बीच में कंपैरिजन बताया था, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसका वजन ज़्यादा होता है, पानी में हम स्टोन डालते हैं तो नीचे चला जाता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वजन ज़्यादा होता है, तो पानी की जो डेंसिटी ज़्यादा है तो नीचे की तरफ में आ जाएंगी। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा होती है तो वो नीचे आ गई, और जहाँ कम है वो ऊपर पहुँच गई। द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव डाउनवर्ड, therefore the lower thermometer T1 shows rapid fall in temperature, यानी टेम्परेचर क्या दिख रहा है रैपिड फॉल हुआ एंड टेम्परेचर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर में 4 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। दिस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, अभी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। व्हेन the ice of water start decreasing below 4, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम क्या होता है फिर इंक्रीज होता है। अगर ये 4 के नीचे अगर घसरेगा 5 होगा 6 होगा तो क्या होगा वॉल्यूम बढ़ेगा एंड डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी क्या होंगी डिक्रीज होंगी। इट देयरफॉर मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और कहाँ पे जाएगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की तरफ में जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अपर पार्ट T2 देयरफॉर डिक्रीज रैपिडली, तो ऊपर का जो पार्ट है वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन लोअर पार्ट T1 हाउएवर रिमेन्स 4। अब मैं आपको यानी पूरा हमारा हो चुका है डिक्रीज स्लोली 0। अब मैं आपको पहले तो होप्स का डायग्राम समझा देता हूँ, ईजी है, विद इन 10 to 15 सेकंड ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको होप्स एपरेटस लेना है। अब जो आइस है उसको स्ट्रेडेट करना है, यानी पाउडर के जैसा बनाना है, जैसा गोला बनाते हैं उस तरीके से। कहाँ पे डालना है इसको होप्स एपरेटर के बाउल में, ये आपको राउंड जो दिख रहा है ये बाउल में डाल दिया। अब सिलेंडर जो है ये पार्ट, इसमें हमको पानी भर लेना है। अब पानी भर देंगे हम तो ये बाउल का जो होगा आइस का फ्रीजिंग पॉइंट किसको टच करेगा पानी को ये ठंडा करेगा। धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर ठंडा होते जाएगा। पानी का टेम्परेचर बढ़ने के कारण अब यहाँ पे क्या होगा एक एनामोलस बिहेवियर दिखेगा। एनामोलस बिहेवियर में जो ऊपर की जो लेयर है तो पानी का टेम्परेचर फिर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में फिर पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना भी चालू होगा। तो 0 से यहाँ पे एक परत बन जाती है। परत में यानी यहाँ पे क्या बन जाता है आइस। यहाँ पे क्या बन गया ऊपर की लेयर में क्या बन चुका है आइस बन चुका है। ऊपर की लेयर में क्या बन गया जो मैंने रेड बताया आइस। अब नीचे डेंसिटी पानी की बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो गई 0 to 4 में डेंसिटी बढ़ती है। तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा थी तो पूरा पानी कहाँ आ गया बॉटम में आ गया, कम डेंसिटी वाला पानी ऊपर की तरफ में चला गया। तो अब आप देखिए बाहर गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों, इसका रीज़न क्या है। अब यहाँ पे आइस की लेयर बन चुकी है 0 डिग्री सेल्सियस की। अब 0 डिग्री सेल्सियस की लेयर बनने के बाद में अंदर का पानी क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी अंदर का पानी 4 डिग्री सेल्सियस, यानी अंदर में क्या है पानी है, ऊपर में क्या है आइस है। तो इस तरीके से अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, स्टेबल रहेगा, और ऊपर का 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर धीरे धीरे ये पानी, ये जो है बर्फ़ भी धीरे धीरे पिघल रहा है, पानी नीचे गिर रहा है। अब आप पढ़ चुके लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती थी, अब जो बर्फ़ आइस है तो अब 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में धीरे धीरे इसको हीट मिलेंगी। तो जब तक फिर इसमें भी क्या बनेगा धीरे धीरे, अब हम इसको हीट अगर देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा क्या, हो नहीं रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी इसको धूप में लेके जाके रख देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा क्या, कुछ इस तरीके से नहीं, पिघलना शुरू होगा। पिघलने के बाद में 0 डिग्री से क्या होगा फिर पानी मेल्टिंग पॉइंट में पहुँचेगा, पिघलना शुरू होगा, ऊपर का आइस पिघल जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जो ठंडी इलाके है, तो ठंडा इलाका है, जो पोलार रीजन है, जहाँ पे हिमालय है, कश्मीर का एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती नहीं है। तो यहाँ पे जो है ठंडा वातावरण होता है, कूलिंग टेम्परेचर होता है। तो ये कूलिंग टेम्परेचर में ऊपर का जो हिस्सा जो होता है
ऊपर के हिस्से में क्या हो जाता है, बर्फ़ जम जाता है। जो नदी वगैरह होती है वहाँ की, वहाँ पे ऊपर के हिस्से में क्या होता है, बर्फ़ जम जाता है। और जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे मछलियाँ तैरती हुई होती है, क्योंकि अगर पूरा बर्फ़ बन जाएगा तो मछलियाँ तैर पाएंगी क्या, मछलियाँ मर जाएंगी। तो मछलियाँ ना बने, तो ये नेचर का एक रूल बना। तो एक एनामोलस बिहेवियर क्या बताता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मछलियाँ अच्छे से तैर पाएंगी, और ऊपर में क्या बन जाएगा, उन मछलियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो पानी गर्म ना हो, इसके लिए ऊपर में एक लेयर बन जाती है जो पानी को स्टेबल रखे। अब मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे माउंटेन, अब ये कश्मीर की जगह का कोई माउंटेन है। अब यहाँ पे नीचे पानी आपको दिख रहा है, ऊपर में देखिए आप आइस की लेयर बन चुकी है। तो मछली मस्त आराम से अंदर में तैर रही है, अपना जीवन जी रही है, और ऊपर में आइस उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है गर्मी से। अब ये पानी गर्म नहीं होगा और मछलियाँ मस्त तैरती रहेंगी ऊपर की लेयर की वजह से। अब इसके 2 रीज़न है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, अब हिमालय के पार्ट में तो ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, धीरे धीरे 0 से क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, यानी टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने के कारण ये बर्फ़ की जो लेयर है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। अब आपके मन में और एक सवाल आएगा कि अब ह्यूमंस अगर इस पे चलेंगे तो वो तो पानी में आके गिर जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा ठंड होगी उतना ज़्यादा लेयर क्या बनेगी, स्ट्रांग बनती जाएगी। यानी पानी की जो जो बर्फ़ की जो लेयर है, जितना ज़्यादा बर्फ़ होगा उतना ज़्यादा प्रेशर को वो अपने ऊपर में सहन कर पाएगा, और ईजिली ह्यूमन इस पे से चल भी सकते हैं। तो कोई फ़र्क हुआ क्या, वो पानी में जाके गिरेंगे क्या नीचे, नहीं। तो इस तरीके से ऊपर की जो ठंडक थी, ऊपर की जो पानी की जो कूलिंगनेस थी, मतलब ऊपर में जो एटमॉस्फेयर का जो कूलिंगनेस था, जो ठंडकपन था, वो अंदर आ पाएगा क्या, मछलियों को। तो मछलियों को ना ठंडक मिलेंगी बहुत ज़्यादा, और वो मस्त 4 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से तैरेंगे, अपना खाना वगैरह खाएंगे और अपना जीवन कुछ इस तरीके से बिताएंगे। तो इसको कहते हैं, तो ये काम में आता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आऊँगा। तो ऊपर की ठंडी नीचे नहीं पहुँच पाती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस धीरे 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 और ज़्यादा थिक होता है, जाड़ा होता है, और लेयर स्ट्रांग बनती जाती है वो, और नीचे उसकी कोई भी मतलब इंटेंसिटी, कोई मतलब ठंडक पहुँचती नहीं है, और नीचे मस्त अच्छे से पानी रहता है, कोई बर्फ़ बनता नहीं है। अब ये बर्फ़ बन जाएगा पूरा, तो क्या ये मछलियाँ रह पाएंगी कि इसमें, नहीं, मछलियाँ मर जाएंगी। तो मछलियाँ ना मरी तो एक नेचर का रूल बना, तो ये क्या है, एक एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आई होप आपको ये समझ में आऊँगा। देखिए कुछ यहाँ पे आपको इसका ग्राफ भी बताया गया है। टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है, अब एक लाइन बता देगी, एक लाइन आपको जैसे आप ग्राफ बनाते वैसे 4 डिग्री सेल्सियस में लाइन आपको बना देनी। इस 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, पानी होता है। अब टेम्परेचर जितना आगे आगे बढ़ेगा, तो T1 का टेम्परेचर होगा, T2 का टेम्परेचर होगा। आप T1 का टेम्परेचर, T2 का टेम्परेचर भी मैं आपको बता देता हूँ। T1 का टेम्परेचर, T2 का टेम्परेचर आप होप्स लॉ में देखिए। तो T2 का टेम्परेचर क्या था, ऊपर, यानी ये जो आपको जो परत दिख रही है ऊपर की आइस की लेयर, ये कौन सा टेम्परेचर है, T2 का। और नीचे का जो टेम्परेचर था वो कौन सा था, जहाँ पे मछली तैर रही है, वो कौन सा है, T1 का। तो 32 मिनट्स के अंदर में कुछ मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ऊपर का टेम्परेचर कौन सा है, T2, नीचे का कौन सा है, T1। और एक बार देख लेंगे हम, ऊपर में है T2, नीचे है T1। तो मैं थोड़ा लिख लेता हूँ T1 T2 को, और दोनों का कंपैरिजन पे भी देख लेंगे। ऊपर का टेम्परेचर है T2, नीचे का टेम्परेचर है T1। अब 32 मिनट्स में T2 का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 12 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। कितने मिनट में होगा निकला, 12 डिग्री T2 पे कितने में होगा, 32 मिनट्स में। M लिख देता हूँ यहाँ पे। वैसे 12 यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ। 12 डिग्री सेल्सियस T1 में कब होगा, देखिए यहाँ पे आप 45 को थोड़ा पास में, यानी 43 मिनट लगेंगे।
तो ऊपर का टेम्परेचर में क्या हो रहा है, बदलाव जल्दी आ रहा है, नीचे का टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या। तो इससे आपको समझ में आता है कि T2 का टेम्परेचर क्या होगा। T2 के टेम्परेचर में अगर ठंडी ज़्यादा है तो ऊपर की परत और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएंगी, नीचे का पानी बर्फ़ नहीं बनेगा, और गर्मी ज़्यादा है तो ऊपर की परत धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगी। तो गर्मियों के दिनों में जो स्लोपिक रीजन वगैरह होती है, हिमालय जैसे यहाँ पे, तो वहाँ की नदियाँ जो होती है तो उसके ऊपर की जो लेयर जो एकदम सख्त बन जाती है, तो ऊपर की लेयर धीरे धीरे पिघलती है, और मछलियों को गर्मी भी लगती है, यानी उनको गर्मी की भी ज़रूरत है। जैसे हमको ठंडी भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, वैसा मछलियों को भी चाहिए। वो हमेशा कुछ ऐसे ही थोड़ी रहेंगे, तो उनको भी अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। इसी तरीके से वहाँ पे भी क्या होते, बदलाव आते। तो जितना ज़्यादा ठंड होगी उतना ज़्यादा लेयर स्ट्रांग बन जाएगी, और गर्मी अगर आएंगी तो लेयर क्या बनेगी, पतली बनते जाएंगी, और पानी बनता जाएगा उससे। लेकिन जो नीचे का जहाँ पे मछली तैर रही है वहाँ का जो पानी है वो बर्फ़ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर वो बर्फ़ बनता है तो मछलियाँ मर जाएंगी। तो ये एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आई होप आपको ग्राफ भी अब समझ चुका हूँ। देखिए ड्यू पॉइंट, एक बार देख ले तो हमारा कितना बचा है, ओनली 4 पेजेस हमारे बचे इसमें। देखिए ड्यू पॉइंट क्या होता है। अब ड्यू पॉइंट मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में बता देता हूँ, या अभी आपको पैराग्राफ रीड करना है, और इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आपको मुझे पूछना है। तो आपने देखा होगा पानी की बूंदे, आप बाहर ठंडी के दिनों में जाते हैं, सुबह में आप मॉर्निंग में अगर देखेंगे तो आपको गाड़ी का लाइट होता है, उसके बाद में जो कांच होता है, गाड़ी का जो कांच वगैरह होता है, तो इसके ऊपर में आपको पानी की बूंदें देखने मिलती है। गाड़ी की सीट के ऊपर में आपको पानी की बूंदें देखने मिलती है। जो प्लांट्स है, ग्रास वगैरह, उस पर भी आपको पानी की बूंदें देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से आपको पानी की बूंदें आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको कहते हैं ड्यू पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट कब होता है, देखिए अब इसमें पॉइंट आता है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। अब मैं 2 ग्लास ले लूँगा, ये 2 ग्लास ले लिया मैंने। अब इसमें मैं पानी भरना शुरू करूँगा। अब देखिए दोनों ग्लास अभी खाली है, तो इसमें पानी भर सकता हूँ मैं। ये पानी नीचे गिरेगा क्या, नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं इसको, अनसैचुरेटेड। अब सेकंड नंबर के ग्लास में, अब जो फर्स्ट नंबर का ग्लास है वो अभी खाली है, तो क्या है, अनसैचुरेटेड। सेकंड नंबर का ग्लास जो है अभी, इसको मैं पूरी तरीके से भर दूंगा, पूरी तरीके से भर चुका है अभी पानी इसमें। अब धीरे जैसे जैसे मैं भरूंगा वैसे वैसे पानी नीचे गिरेगा। तो ये पानी नीचे गिर रहा है, यानी ग्लास पूरी तरीके से भर चुका है। तो ग्लास पूरी तरीके से भरने के बाद पानी कहाँ गिरता है, नीचे। तो ग्लास पूरी तरीके से भर गया तो क्या है, सैचुरेटेड, पानी इसमें नीचे गिर रहा है। तो पानी कब नीचे गिरेगा, जब ये क्या होगा, सैचुरेटेड, पूरी तरीके से भर जाएगा। तो पानी कहाँ गिरेगा, नीचे के तरफ में गिरना शुरू होगा। तो इसी तरीके से हमारा एयर है, ये एयर क्या करता है, पूरे मॉइस्चर को अपने अंदर में स्टोर करता है, स्टोर करता है, स्टोर करता है। कितना है, जब तक उसकी कैपेसिटी होती है। जब कैपेसिटी कम हो जाती है तो इस पानी को रिलीज़ कर देता है पानी की बूंदों में, और हमको पानी दिखता है कब, सुबह के टाइम पे। अब आपने सुना है एयर के बारे में, 2 टाइप की एयर होती है, एक की क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, एक की डेंसिटी कम होती है। तो मैं दोनों भी जगह पे डी लिख देता हूँ। डेंसिटी DM, डेंसिटी मोर, डेंसिटी लेस। अब रात के समय पे ठंडी होती है, मतलब ठंडक लगती है हमको, सनलाइट नहीं होती है, तो क्या होता है, जो मौसम होता है वो ठंडा होता है, तो एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है। कब, ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो मैं N लिख देता हूँ। डेंसिटी लेस, हवा की डेंसिटी कम हो जाती है दिन के समय पे, डे के टाइम पे। तो हम दिन के समय पे कुछ पानी की बूंदें देख पाते हैं क्या, कुछ ऐसी कि सीट पे जम रही है या गाड़ी के कांच पे जम रही है। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि जब पानी क्या होता है, मतलब जब हवा क्या होती है, गर्म होती है सन के लाइट की वजह से, तो डेंसिटी क्या होती है उसकी, लेस हो जाती है। लेस हो जाती है यानी उसमें स्पेस बढ़ जाता है पानी को स्टोर करने के लिए, पानी अपने अंदर में ज़्यादा स्टोर करती है फिर। और दिन के समय इवेपोरेशन होता है, जो पानी वगैरह जो होती है, पानी की भाप निकलती है पूरी, और इवेपोरेशन होता है, पूरा जो भी एयर है सब में पानी फैल जाता है, इवेपोरेशन होता है। अब ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, अब ड्यूरिंग नाइट टाइम जब रात हो जाती है, तो रात के समय पे अब ये जो हवा है धीरे 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 कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी जगह कम होती है। अब एक पॉट, एक गिलास है, उसकी जगह अगर कम होगी और उसमें पानी ज़्यादा है, धीरे 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 जगह अगर कम होती है उसकी, तो पानी तो एब्सोल्युटली बाहर गिरेगा। तो इसी तरीके से हवा आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगी,
तो जो मॉइस्चर होगा वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, कहाँ पे रिलीज होगा, वो एटमॉस्फेयर में। और सुबह में हमको क्या दिखता है, ड्यू पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं। अब ह्यूमिडिटी, अब इस एयर के अंदर में पानी का वाटर के फॉर्म में फैलना जाना, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब आपको पानी में एक नमी दिखती है। नमी का मतलब एक आपको गीलापन। अगर आप ठंडी के दिनों में बाहर घूमने जाते हैं तो आपको जो ठंडी हवाएं होती है तो कैसा लगता है कि आपके जो है आंग पे आपका जो भी मतलब जर्किन अगर आप पहन के जाएंगे, जैकेट वगैरह, तो जैकेट पे आपको पानी की बूंदें देखने मिलती हैं। तो इसका मतलब ये होता है पानी की बूंदें इसके लिए दिखती है आपको क्योंकि पानी में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी यानी द मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए यहाँ पे ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन देखिए। ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी समझा देता हूँ। सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड एयर यानी मतलब एयर अभी फैली हुई है, दिन का समय है। अनसैचुरेटेड एयर एट सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन, इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज। उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अ टेम्परेचर इज रीच एट विच एयर बिकम्स सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। अब धीरे 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 उसमें वाटर वेपर क्या होंगी, समाया करेंगी, यानी ऐड होंगी, मिक्स होंगी। सैचुरेटेड इन वाटर वेपर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। अब पानी क्या था, गिलास खाली था, पानी भरा, जब पूरा भर गया तो पानी नीचे गिरने लग गया। वैसे एटमॉस्फेयर में एयर क्या थी, अनसैचुरेटेड थी, धीरे 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 पानी की मात्रा बढ़ी उस पर, और क्या हो गया, पानी की बूंदें गिरने लगी एयर में से। तो इसको क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहा जाता है। तो इसके मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको बोल देता हूँ। द रिलीजिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द एयर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। तो हवा में से वाटर ड्रॉपलेट्स का गिरना, इसको क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं। आई होप आपको ड्यू पॉइंट समझ में आया होगा। अभी देखिए आपको बॉटल भी, जो अगर आप ठंडे पानी की बॉटल अगर रखते हैं तो आपको उसके ऊपर में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखने मिलते हैं। कुछ ये डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे आपके सामने। देखिए कोई बॉटल है, फॉर एग्जांपल ये ठंडी पानी की बॉटल है। ये ठंडी पानी की बॉटल में अंदर में क्या है, ठंडा पानी। अब आपको यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने मिलते हैं, बाहर में पूरा जम जाती है वाटर के ड्रॉपलेट्स। तो अब देखिए ऐसा क्यों होता है। अब अंदर का पानी का टेम्परेचर क्या है, मोर है, ज़्यादा है। 1 मिनट, पानी का टेम्परेचर क्या है, लेस है, क्योंकि ठंडा पानी है। ठंडा पानी यानी टेम्परेचर क्या होगा, लेस। टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ज़्यादा ठंडी क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो मैं ये लिख देता हूँ, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कूलिंग। ठंडी, कूलिंग का मतलब होता है ठंडी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ठंडी क्या होंगी, कम, और टेम्परेचर कम होगा तो ठंडी क्या होंगी, ज़्यादा। इफ टेम्परेचर इज लेस देन कूलिंग इज मोर। इफ टेम्परेचर इज मोर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर इज मोर देन कूलिंग इज कम, ठंडी कम होगी, आपको गर्मी लगेगी। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा हीट। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में होंगी। मैं बॉटल इरेज कर दे, इनको इरेज करने में वापस में एक बॉटल बना लेता हूँ। ये बॉटल, अब बॉटल के अंदर का जो टेम्परेचर, बॉटल का टेम्परेचर क्या है, लेस है। अब जो बाहर का टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, मोर है, ज़्यादा है। अब वाटर ड्रॉपलेट्स किसके तरफ में अट्रैक्ट होती है, रात के समय पे जब टेम्परेचर ठंडा होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स गिरने लगती है। तो ऐसी वाटर ड्रॉपलेट्स, इसमें कूलिंग टेम्परेचर इसको आके क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है।
क्योंकि बॉटल के आजू बाजू का जो टेम्परेचर जो होता है एयर, बॉटल के ठंडी की वजह से एयर जो बॉटल को लग के जाती है, अब इस बॉटल को कुछ एयर लग के भी जाएंगे, ये हवा के झोंके पानी की बॉटल को टकराते हुए जा रहे हैं। तो टकराते हुए जो पानी की बूंदें हैं वो गर्म से उनको क्या मिलेंगे, ठंडी मिलेंगी, ठंडक मिलेंगी। तो पानी के मतलब हवा क्या होंगी, जो बॉटल के आर पार जाएंगी, बॉटल के पास से लगेंगी पार बॉटल को, वो एयर क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट जमने लगेंगी। और उसमें पानी की बूंदें हैं, ये पानी की बूंदें कहाँ के जम जाएंगी, पानी की बॉटल के ऊपर में। और धीरे धीरे पानी की बॉटल क्या होंगी, गर्म होते जाएंगे। आपका पानी क्या होगा, गर्म होगा। तो कभी भी आपको अगर ऐसी पानी की बूंदें अगर आपको दिखे तो आपको क्या करना है, उसको ऐसे रिमूव करते रहना है। उसको पानी की बूंदों को बॉटल के ऊपर से ऐसा सरकाते रहना है कि जिसपे पानी की बूंदी उस पर जमा ना हो। तो इसके वजह से आपका पानी जो है वो ज़्यादा देर तक ठंडा रहेगा। अब सेकंड थिंग, अब आपने फाइबर की बॉटल देखी होंगी जो ठंडा पानी रखती है, ठंडा जिसमें गर्म चाय भी रह सकती है ऐसी। तो वो कैसी होती है, उसका कंस्ट्रक्शन भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अब ये एक प्लास्टिक लिया गया, प्लास्टिक के ऊपर में फाइबर का यूज़ कर दिया गया एक, तो कोटिंग होती है इसमें। पहले प्लास्टिक की बॉटल, उसके ऊपर में क्या है, फाइबर की कोटिंग। अब जब हीट इसके पास में आती है, इस पानी की बॉटल के पास में हीट आती है, और इसके ऊपर में स्टील वगैरह की भी कोटिंग होती है साथ ही में। फाइबर के ऊपर में स्टील। अब इसमें बन चुकी है लेयर। अब इस लेयर में क्या है, अंदर में पानी है। अभी बाहर की जो एयर है, ये बाहर की जो हवा है, अब पानी का टेम्परेचर बाहर नहीं आ पाएगा, अंदर का बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं जा पाएगा। यानी एक कोटिंग बन गई, दोनों के बीच में क्या बन चुकी है, एक दीवार बन चुकी है इस लेयर के कारण। तो जो अंदर का ठंडा पानी है, इसकी कूलिंग ये बाहर नहीं आ पाएंगी, और बाहर का जो गर्म हवा है, इसकी जो कोटिंग जो है ये अंदर नहीं जा पाएंगी। तो कुछ इसको कहते हैं, एक बॉटल इस तरीके से बनाई जाती है जिसमें ठंडा पानी रह सकता है। और ठंडा पानी भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि बॉटल भी थोड़ी देर के बाद कभी ना कभी तो गर्म होने वाली है। जैसे अब हमने बहुत ठंडा पानी डाल दिया बॉटल में, उसको धूप में जाके रख दिया, तो क्या बॉटल गर्म नहीं होंगी, क्या होंगी वो, लेकिन थोड़ा सा उसकी स्पीड को रजिस्ट करती है, रोकती है, पानी ठंडा होने से बचाती है। तो ऐसा पुराने ज़माने में लोग जो है, तो जो पोता होता है, पोते के ऊपर में एक अलग सी रस्सी होती है। तो ये रस्सी से जो पोता बनाया जाता है, ये पोते का यूज़ किया जाता था पानी को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि ये भी क्या करता है, एक लेयर बना देता है दोनों के बीच में। और इससे अंदर का पानी यानी एक तो ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा देर तक ठंडा रहेगा, लेकिन उसको हम छाँव में रखेंगे तो वो जल्दी गर्म नहीं होगा और अच्छी देर तक ठंडा रहेगा, हम उसको पी सकते हैं। अब देखिए, परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन एयर। एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ, अब ऊपर में एक्चुअल मास है ना, एक्चुअल यानी परफेक्ट चीज़ होती है, कितना मास है वाटर वेपर का कंटेंट इन एयर इन गिवन वॉल्यूम, हवा में वाटर वेपर कितना है, उसका वजन कितना है, अपॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू मेक एयर सेचुरेटेड, यानी इस हवा को सेचुरेटेड बनाने के लिए कितना वाटर वेपर का मास चाहिए इन द वॉल्यूम, यानी पूरा मास कितना है और बनाने के लिए कितना चाहिए, इनटू 100। इसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला। अब ये पॉइंट बहुत मेन है आपके लिए, इसमें मेन है यही चीज़, कोई टॉपिक था कि मैं देख लेता हूँ इसके ऊपर अब रिगार्डिंग।
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का टॉपिक है ये। तो देखिए अब आपको ये न्यूमेरिकल में आएगा, आपको दिया रहेगा एक्चुअल मास, आपको दिया जाएगा, आपको मास वेपर नीडेड कितना सेचुरेटेड होने के लिए चाहिए और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंट में निकलेंगे। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट इज, तो ड्यू पॉइंट के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, अगर पानी की बूंदे अगर चाहिए हमको हवा में से तो 100% होनी चाहिए। अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो क्या होगा, ड्यू पॉइंट होगा, पानी की बूंदे आपको दिखने मिलेंगी। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 नहीं है लेकिन 60% से ज़्यादा है, दैट एयर इज ह्यूमिड, एयर में क्या है, आपको ठंडी हवाएं लगेंगी, एयर में पानी की मात्रा ज़्यादा है। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 60% से कम निकलती है तो जो बाहर की जो हवा है ये क्या गर्म हवा है, ड्राई है, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, यानी सूखी हवा है ये। तो ये ड्राई एयर अच्छी नहीं होती है, इसमें हमको घूमना नहीं चाहिए, कान वगैरह को बांधना चाहिए, इस तरीके के प्रिकॉशंस वगैरह लेनी चाहिए, इससे आपको धूप वगैरह लग सकती है, आपके सर को अच्छे से सेला वगैरह बांधना चाहिए। अभी भी धूप बहुत है, इस धूप में आपको जो है, धूप में आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, 12 से जो 4 बजे तक का जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग में बाहर आपको नहीं निकलना चाहिए, घर में रहना चाहिए, यानी धूप में नहीं घूमना चाहिए। और अगर बहुत ही अर्जेंट केस है तो आपको सेला वगैरह बांध लेना चाहिए अच्छे से, कैप वगैरह पहननी चाहिए, आपके कानों को, सर को ये ना लगे। उसके बाद में डार्क कपड़े नहीं पहनने चाहिए गर्मी के दिनों में, जैसा ब्लैक होता है, डार्क ब्लू कलर होता है, तो जो लाइट कलर के कपड़े हैं ये पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पसीने को सोखते हैं, जिससे आपको ज़्यादा पसीना नहीं आएगा। अब देखिए यूनिट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का यूनिट देखिए, तो यूनिट 2 यूनिट है ह्यूमिडिटी का, मतलब यूनिट हीट के 2 यूनिट है, एक है एसआई यूनिट, एक है सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट होता है जूल, सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी। अब दोनों भी डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी, नेसेसरी मतलब जरूरी, कितना अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी हीट, यानी आपको 1 डिग्री सेल्सियस की हीट बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, इसको क्या कहते हैं, लेकिन ग्राम में, अगर आपको बढ़ाना है 1 ग्राम, अगर आपको वाटर है आपके पास में, अब उसका आपको 1 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, ग्राम में दिया हुआ है, 1 ग्राम हो सकता है, 500 ग्राम हो सकता है, 900 ग्राम हो सकता है। तो ग्राम का अगर आपको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो क्या होगा, क्या इसकी डेफिनेशन है, 1 कैलोरी हीट, इसको क्या बोला जाएगा, 1 कैलोरी हीट। अगर किलो में देखिए, अब वाटर का मास किलो में देखिए, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, तो आपको अगर किलो का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी, तो 1 किलो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगेंगे उसको क्या कहेंगे, 1 के कैल हीट, 1 किलो कैलोरी हीट। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी किलो का अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो क्या होगा, 1 किलो कैलोरी हीट, ग्राम का बढ़ाना है तो 1 कैलोरी हीट, तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है 1000 कैलोरी। ये रिलेशन है दोनों का, जैसा 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, वैसे 1 किलोग्राम में 1 किलो कैलोरी में होता है 1000 कैलोरी। अब देखिए यहाँ पे आपको रिलेशन बताया, 1 कैलोरी में होता है 4.18 जूल, ये ध्यान में रखना है आपको। अब आपको दे दिया गया 5 कैलोरी, 5 कैलोरी का कन्वर्जन करना है जूल में, तो आपको मल्टीप्लाई किसका करना है, 4.8 का, 5 इंटू 4.18, तो आपको क्या मिलेगा, कन्वर्जन मिलेगा, आप कैलोरी से जूल में वैल्यू बना सकते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन है। देखिए जेम्स प्रिस्कॉट जूल, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसका जन्म हुआ था 1818 में और डेथ हुई 1889 में, 1888 में। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू शो दैट द काइनेटिक एनर्जी, पहला इंसान था जिसने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया। काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन में, जो एनर्जी मोशन में होती है, जैसा फैन घूम रहा है तो क्या है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फैन रुक गया, फैन एक जगह रुका हुआ है तो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर एनर्जी भी कहा जाता है उसको। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी हाइट से भी आती है, हाइट वगैरह भी आती है इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन वाली एनर्जी आपको ध्यान में रखना है। अब टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अपीयर्स एज ए हीट एनर्जी एंड आल्सो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। जैसा फैन शुरू किया हमने
तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्ट किस में हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी से हमको क्या मिल रही है, हवा मिल रही है। यानी हीट एनर्जी को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, हीट गर्मी कम हो रही है। तो देखिए कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क गिव्स फर्स्ट लॉ। तो इसने हीट को बोला कि कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क गिव्स, तो हीट एनर्जी क्या देती है, वर्क देती है। अब एनर्जी कहाँ से आती है, हीट एनर्जी से आती है, सन की लाइट आती है, तो सन की लाइट से सोलार एनर्जी बनती है। सोलार एनर्जी का कन्वर्ट किस में होता है, जो सन की लाइट है उसको क्या कहते हैं, सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी से बनती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यही सोलार एनर्जी जब एयर में जाती है, हवा को जाके लगती है, तो हवा की डेंसिटी कम होती है, हवा की स्पीड बढ़ती है। जैसा कि कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा हल्का है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा भारी है, तो हल्का इंसान जल्दी भागेगा या भारी इंसान की स्पीड ज़्यादा हो, हल्का इंसान ऑब्वियसली जल्दी स्पीड में भागेगा। तो हवा की जो है वजन सनलाइट क्या करती है, कम करती है, तो हीट एनर्जी से हवा का भी वजन कम होता है, तो हवा स्पीड में बढ़ती है। तो ये हवा क्या करती है, वाइंड एनर्जी में मतलब काम में आती है। वाइंड एनर्जी ने जो वाइंड मिल्स वगैरह जो है, तो वाइंड मिल्स को यानी हेल्प करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में। तो हीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क गिव्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो हीट ने क्या दिया, हीट एनर्जी ने क्या दिया, पहला थर्मोडाइनमिक्स का लॉ दिया। तो ऐसे 3 लॉज है थर्मोडाइनमिक्स के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, क्लास 12 में भी पढ़ेंगे। द यूनिट ऑफ हीट इज कॉल्ड जूल। इस हीट को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। द यूनिट ऑफ हीट इज कॉल्ड जूल कहा गया है इस हीट को, इसका ऐसा यूनिट ही जूल है। आफ्टर हिम, तो इसने कुछ डिस्कवरीज वगैरह की। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसके मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ। द हीट कैपेसिटी द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब द हीट कैपेसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर ऑब्जेक्ट अपनी मात्रा में, अपनी क्वांटिटी में हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हर ऑब्जेक्ट की यानी हर मेटल की अपनी अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो आयरन की अलग है, कॉपर की अलग है, लीड की अलग है। तो आयरन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को, कॉपर उससे कम करता है, और लीड उससे मतलब कम करता है। तो सबसे ज़्यादा हीट किस में होगी, मतलब मीनिंग है आयरन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा है, कॉपर का उससे कम है, लीड का उससे भी कम है। तो देखिए यहाँ पे आयरन ने भी हीट को एब्जॉर्ब किया, तो आयरन सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, उससे कम करता है कॉपर, उससे कम करता है लीड। तो आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, कॉपर की उससे कम है, लीड की उससे भी कम है। तो हर एलिमेंट की अपनी अपनी अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। यहाँ पे आपको वैक्स में बताया गया, वैक्स में इनके जो है एक स्पीयर शेप में इनको गर्म किया गया, गर्म करने के बाद में इसमें वैक्स में डाला गया, इससे आपको पता चलता है कि किसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है। और यहाँ पे डेफिनेशन आपको देखिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर, यानी कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर है, मतलब चाहिए टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ऑफ अ यूनिट मास, कोई भी चीज़ के मास के लिए। यूनिट मास यानी कोई भी यूनिट हो सकता है, ग्राम, किलोग्राम, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बढ़ानी है। तो कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, स्पेसिफिक हीट चाहिए, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर चीज़ की एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। तो और एक बार बता देता हूँ, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, यानी 1 ग्राम मास को बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस से हमको उसको ज़्यादा बढ़ाना है, ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको वाटर की देखिए 1 डिग्री सेल्सियस, पैराफिन, ये भी आपको लर्न करना है। इसके मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह बताऊंगा। अब थोड़ा मैं थ्योरेटिकल बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एम सी डेल्टा टी बताई गई आपको। तो एम क्या है, मास है, सी स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बार बार चेंजेस होते हैं। तो डेल्टा टी का मतलब होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी टेम्परेचर बाद में का टेम्परेचर माइनस पहले का टेम्परेचर। तो ये चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर में क्या चेंजेस हुए। तो न्यूमेरिकल्स में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको और ज़्यादा डाउट्स क्लियर होंगे इसमें, क्योंकि मेन इसके काम है, इसको डेरिवेशन कहते हैं, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम में आता है। और आपके अगर डाउट्स है इसमें और कोई
तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब ये डिनोट वगैरह किया है, साइंटिस्ट ने अपने मन से डिनोट किया। एम तो आपको पता है मास है, सी क्या है स्पेसिफिक हीट बोला गया, और डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर। मास, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर चेंज होगा। अगर कोई मास है, कोई वजन रखा हमने 1 किलो, अब उसमें टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा उसकी स्पेसिफिक हीट ऑलरेडी चेंज हो रही है। देखिए हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज का मतलब होता है एक चीज़ हम गर्म रखेंगे, एक चीज़ हम ठंडी रखेंगे। तो देखिए गर्म चीज़ क्या करती है, अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, और कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस एनर्जी को एक्सेप्ट करता है। तो हीट एनर्जी लॉस्ट, तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट एनर्जी को लॉस्ट करता है, रिलीज कर देता है, और कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसको गेन करता है, यानी एक्सेप्ट करता है। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर आपने गर्म पानी लिया, इफ़ वी fill a tank by a hot water and cold water, then we are spreading in the tank a hot water and also at the time cold water. Then hot water and cold water are mixed with each other, in which the hot water gives their heat to the cold water, means hot water release the heat, cold water accept the heat, means the excessive heat of the hot water goes on the cold water, means it is a balance. जब हम नहाने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी डालते हैं, उसके बाद ठंडा पानी डालते हैं, या ठंडे पानी में हम गर्म पानी डालते हैं। तो गर्म पानी क्या करता है, अपनी हीट को रिलीज कर देता है, ठंडा पानी उसको एक्सेप्ट करता है, और पानी क्या होता है, स्टेबल मीडियम पानी होता है, और उससे हम नहा सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हीट एक्सचेंज, और इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपको बताया गया बॉक्स ऑफ हीट रेजिस्टेंस। एक ऐसा बॉक्स लिया गया जिसमें बाहर से हीट ना जा पाए, मतलब बाहर से हीट ना आ पाए, और अंदर से हीट बाहर ना जा पाए। तो उसमें हमने 2 ऑब्जेक्ट रखे, एक ठंडा है, एक क्या है गर्म। तो क्या होगा, ठंडा ऑब्जेक्ट गर्म ऑब्जेक्ट, तो गर्म ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी हीट को रिलीज करेगा, यानी लॉस्ट करेगा, लूज करेगा। कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। तो ठंडे ऑब्जेक्ट की मतलब जो गर्म ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट अपनी हीट किसको देगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट को, और कोल्ड ऑब्जेक्ट इसको एक्सेप्ट करेगा। इसको कहते हैं हीट एक्सचेंज। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें बाहर से कोई हीट नहीं जा सकती है अंदर, और अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती है। तो इससे एक अच्छे से क्या होगा, दोनों का एक्सचेंज ऑफ हीट होता है। तो इसका मीनिंग ये है, अगर हमने इस टैंक को खुला रख दिया तो ये परफेक्टली हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि जो गर्म ऑब्जेक्ट है वो अपनी हीट बाहर भी देगा। तो इस तरीके से जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से कुछ मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, उस टैंक को पूरी तरीके से बंद कर दिया, और ये हीट रेजिस्टेंस है, ये हीट इसके अंदर में नहीं जा पाएगी। जैसे कि हमने बॉटल देखी थी पानी की, उसमें ना हीट अंदर जा सक रही थी, ना हीट बाहर जा सक रही थी, लेकिन सम अमाउंट ऑफ थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होते हैं, थोड़ा सा गर्म होता ही है। लेकिन एक हीट रेजिस्टेंस है। अब इसमें हमने क्या रखा, एक ठंडी जगह पे उसको लाया, एकदम बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखा उस बॉक्स को, और उसमें गर्म ऑब्जेक्ट डाला और हॉट ऑब्जेक्ट डाला, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट डाला और कोल्ड ऑब्जेक्ट डाला, और बाद में हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों में हीट क्या हो गई, एक्सचेंज हुई। तो ये था हीट एक्सचेंज। अब देखिए मेजरिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। अभी स्पेसिफिक को मेजरमेंट किया जाता है मिक्सिंग मेथड और कैलोरीमीटर से। मैं आपको कैलोरीमीटर भी बना के बता देता हूँ। देखिए हम कोई भी एक यूटेंसिल लेंगे, एक स्टैंड लेंगे, स्टैंड में कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, थर्मोमीटर को रखेंगे। तो ये बन गया आपका कैलोरीमीटर। इसी को कहते हैं, मैं जो डायग्राम बनाया इसको कहते हैं कैलोरीमीटर। अब इसमें हम पानी डालेंगे। देखिए इसमें हमने पानी डाल दिया, वाटर H2O। इसमें हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब इसमें हम कोई चीज़ गर्म डालेंगे, एक हम स्पीयर डालेंगे आयरन की, जो बहुत ज़्यादा गर्म है।
आयरन की स्पीयर हमने इसमें क्या कर दी, थ्रो कर दी, तो ये अंदर चली जाएंगी। अब देखिए ये आयरन की स्पीयर क्या करेंगे, अपनी हीट को लॉस्ट करेंगे यानी रिलीज करेंगे। तो आयरन की जो मतलब हमने बॉल डाला आयरन का, तो ये हीट को इसने क्या किया, लूज किया, डोनेट किया, रिलीज किया। देखिए लूज करना, रिलीज करना और डोनेट करना तीनों भी एक ही वर्ड है। आप तीनों में से जो भी आपको समझ में आए, रिलीज करना एक अच्छा वर्ड है। रिलीज कर दिया, इसने अपनी हीट को रिलीज किया और पानी ने क्या किया, उस हीट को एब्जॉर्ब किया। पानी उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जो हमारे घर में जो पानी गर्म होता है हीटर में, कुछ कॉइल होता है, उसमें कॉइल गर्म होता है, पानी क्या करता है, कॉइल की गर्मी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करता है, कॉइल अपनी गर्मी को रिलीज करता है। तो इस तरीके से पानी ने क्या किया, उस गर्मी को एब्जॉर्ब किया। तो पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ तो थर्मामीटर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि आयरन की स्पीयर आपने डाली तो पानी ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, थर्मामीटर ने भी क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। थर्मामीटर यानी यहाँ पे हमारा ये क्या है, कैलोरीमीटर है। तो कैलोरीमीटर ने, तो जब जैसे हम हीट को यूज़ करते हैं कैलोरीमीटर में और पानी होता है इसमें, तो पानी भी हीट को एब्जॉर्ब करता है और कैलोरीमीटर भी हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसी को कहते हैं मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट को इस तरीके से हम टेम्परेचर में देख के यानी थर्मामीटर में देखते हैं, कैलोरीमीटर के रूप में उसको बना के, और इसको मेज़र किया जाता है। और इसको मिक्सिंग मेथड कहते हैं। मिक्सिंग मेथड हमने क्या किया, पानी था, पानी में क्या डाला, आयरन की स्पीयर डाला। अब आयरन की क्या स्पेसिफिक हीट है, ये हमको थर्मामीटर के टेम्परेचर से पता चलेगी। इस तरीके से हम कैलोरीमीटर से इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही है। हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, आयरन स्पीयर ने उसको क्या किया, लॉस्ट किया। हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर, पानी ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर ने भी उस हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब कैलोरीमीटर हीट को किस तरीके से एब्जॉर्ब किया, उसने पानी के थ्रू, पानी की हीट किस में गई, कैलोरीमीटर में गई। इसी तरीके से लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स स्पेसिफिक हीट डिक्रीज इन टेम्परेचर। इस तरीके से फॉर्मूला बन गया है। कौन सा फॉर्मूला बना, मास यानी m, स्पेसिफिक हीट क्या c, स्पेसिफिक हीट मिला हमको, फॉर्मूला मिल रहा है। और डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो इस तरीके से हमको स्पेसिफिक हीट पता चलती है। टेम्परेचर में डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। अब पानी तो नॉर्मल था, अब पानी से टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया। तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब पहले टेम्परेचर क्या था, कम था, बाद में टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे डिक्रीज का नाम आता है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी लगता है। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। इसके जगह पे आप चेंज इन टेम्परेचर भी लिख सकते हो, ठीक है, डिक्रीज के जगह पे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अब आपको समझ में आएगा, एम सी डेल्टा टी कहाँ से बना। अब आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू, ये आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दी जाएंगी किसकी, एम सी डेल्टा टी यानी मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी उसका मास। अब आयरन की स्फीयर थी तो उसका मास, इट्स स्पेसिफिक हीट, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, और डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या डिक्रीज हुआ। इस तरीके से एम सी डेल्टा टी। तो इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना होगा, वो मैं न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा। न्यूमेरिकल्स का एक सेपरेट लेक्चर में बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला बना, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर ने हीट को गेन किया और वाटर ने भी हीट को गेन किया। हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। तो हीट लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट क्या है, क्यू है। तो क्यू इज इक्वल टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर को डिनोट किया जाता है Q2 से, हीट गेन बाय वाटर को Q1 से। तो Q इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1। इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला बना है और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको Q पूछा गया, Q2 पता है, आपको Q1 पता है, तो आप Q को निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है हीट का चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा कॉन्जुगेट है, लेकिन मैंने अपना पूरा ट्राई किया है इसको समझाने के लिए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर मेकिंग योर पेशेंस। बाय, वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर, we'll meet on the next chapter. Thanks for watching one more time.